हाँ, जेई 2026 का सॉल्यूशन के अंदर हम पेपर फर्स्ट के अंदर पहली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये रोटेशन मोशन से, और रोटेशन मोशन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना जा रहा है। एक लार्ज डिस्क जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये इस तरह से रोटेट कर रही है कि इसके ऊपर दो स्मॉलर डिस्क जिनका रेडियस r/50 है, r/50 जिनका रेडियस है, ये इस पर बिना स्लिप हुए रोलिंग मोशन कर रही है। तो अभी ये कांटेक्ट में, दोबारा कांटेक्ट में कब आएगी उसका हमें टाइम निकालना है। वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम कंसेप्चुअली बात करें कि रोलिंग मोशन के अंदर जब विदाउट स्लिपिंग कोई भी रोल करता है तो उसके अंदर जो जिस जगह ये टच कर रहा है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सपोज इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम सब ले P1, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेंगे P2, तो P1 और P2 का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू लार्जर डिस्क विल बी जीरो। या यूं कहते हैं कि दोनों के बीच में किसी टाइप का कोई भी स्लिपिंग नहीं है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। यदि मैं स्मॉलर डिस्क को, फर्स्ट वाली स्मॉलर डिस्क को देखूं जिसका पॉइंट P1 है, उसके अकॉर्डिंग, उस बड़ी वाली डिस्क के अकॉर्डिंग इसका सेंस ऑफ रोटेशन किस साइड में है, एंटी क्लॉकवाइज होने का मीनिंग ये हुआ कि इस साइड जो है रोटेशन के कारण इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज ओमेगा इनटू द रेडियस इज r/50 पॉइंट P1 की। और लीनियर मोशन उस साइड हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी सपोज अज्यूम कर लेते हैं v1। ये कौन सी वाली डिस्क आ गई, फर्स्ट वाली। इसी टाइप से यदि मैं सेकेंड डिस्क को देखूं, सेकेंड डिस्क में पॉइंट जो P2 है, उस पॉइंट P2 का सेंस ऑफ रोटेशन किस साइड में है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होने का मतलब इस साइड इसकी वेलोसिटी ओमेगा इनटू r/50 होगी, बट ओमेगा यहाँ पर जस्ट पहली डिस्क की डबल है, और साथ ही इसका वेलोसिटी इस साइड ट्रांसलेटरी मोशन के कारण सपोज v2 है, तो नेट वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी। यदि इसका सेंस ऑफ रोटेशन, बड़ी डिस्क का सेंस ऑफ रोटेशन मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं, और यदि ओमेगा नॉट इसकी स्पीड लेता हूं मैं, तो मुझे पता है कि इसका लार्जर डिस्क का इस साइड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ओमेगा नॉट r होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, v1 माइनस दिस और 2 ओमेगा r/50 माइनस v2। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, क्योंकि ये दोनों लार्ज डिस्क के ओमेगा नॉट r के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो गया, इसको हम इक्वेट कर देते हैं v1 माइनस ओमेगा r/50, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस वन is a 2 omega r/50 माइनस v2। इन दोनों को इक्वेट किया, जो कि किसके इक्वल है, ओमेगा नॉट r के इक्वल है। यदि अब हम इससे इनकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो इसकी वेलोसिटी जो आती है v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 3 ओमेगा r/50, और ऑब्वियस है ये v1 प्लस v2 इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। और यदि हम अभी ये कांटेक्ट में है, दोबारा कांटेक्ट में आती है, तब तक इनकी रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 होगी, और v1 प्लस v2 होगी तो टाइम जब ये इसे टच करेगा, दोबारा कांटेक्ट में आएगा, वो टाइम इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड करता है। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो पूरा 2 पाई एंड द सेंटर ऑफ मास से लेकर सेंटर तक का टोटल डिस्टेंस में r प्लस r/50। तो r प्लस r/50, आई थिंक r प्लस r/50 इज 51 बाय 50 टाइम्स ऑफ r। तो क्यों ना मैं टोटल 2 पाई 51 r/50 एंड डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ले लेंगे। बट एक चीज ध्यान दें, शुरू में इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों की रेडियस के डबल के इक्वल है, इसका वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि एंगल डेल्टा थीटा बन रहा है। तो इसका डबल ऑफ रेडियस क्यों, क्योंकि इनके सेंटर और सेंटर जब कांटेक्ट में है तो जस्ट टू टाइम्स ऑफ रेडियस, और रेडियस कितना है इसका 2r/50। इसको मैं डिवाइड कर दूं, दैट इज अ नेट डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एंड द total displacement upon relative velocity is a 3 omega r/50। so I think 50 कैंसिल हो जाएगा, r भी कैंसिल हो जाएगा। यदि हम r कैंसिल कर लें, 50 भी कैंसिल कर लें, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म बिकम्स
यदि मैं 51 इधर से कॉमन ले लेता हूं तो फर्स्ट टर्म बच जाएगा 2 पाई माइनस सेकेंड टर्म जो 2 है, 2 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 51 से, क्योंकि 51 हमने कॉमन लिया, डिवाइड करूंगा मैं 3 ओमेगा से। और ऐसा कुछ यदि ऑप्शन होगा तो वो करेक्ट होगा। तो वैसे भी देखें आप 3 ओमेगा वाली दो ही टर्म है, बी और सी, और बी और सी में 4 नहीं 2 आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अ बी। सेकंड चेक करें हम। सेकंड में एक सर्किट दिया है जिसमें कैपेसिटर भी है और कुछ कॉइल्स भी हैं। कॉइल भी, 2 कॉइल दी हुई आपस में, म्यूचुअल भी है, खुद का सेल्फ इंडक्टेंस भी है। तो इसे हमें निकालना क्या है, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें पता है कि दैट इज ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी। अब यहाँ एक चीज क्लियर हो रही है कि सी तो इफेक्टिव सी है, सी इफेक्टिव सी का मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटी तो सी है, बट एल का वैल्यू कुछ इफेक्टिव इनका इंडिविजुअल भी होगा, साथ में एक कॉइल म्यूचुअल भी करेगी, तो एल इफेक्टिव निकालना हमें। एल इफेक्टिव निकालने के लिए सपोज मैं इस वाले सर्किट में करंट I1 और इस वाले सर्किट में करंट I2 लेता हूं, तो वैसे भी ये शॉर्ट सर्किट किया गया है। तो हमें अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम के लिए एल इफेक्टिव निकालना। एल इफेक्टिव की जो भी वैल्यू आएगी वही डिसाइड करेगा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए इसके लिए कुछ हमें गिवन है। फर्स्ट की बात करें L1 is proportional to what is the number of turns? Number of turns is a capital N square, length is a length into area, length is given, length is a D, area is a S। सेकेंड वाली के लिए बात करूं तो L2 is proportional to number of turns just double है, it means it is a 4N square and इसका लेंथ जस्ट हाफ है, एरिया भी हाफ है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म कैंसिल होने का मीनिंग ये हुआ कि L1 और L2 दोनों सेम है और L1 और L2 का वैल्यू अल्टीमेटली L अज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट जो कि शॉर्ट सर्किट है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं देखूं तो इस वाली कॉइल को मैं सेकंड नाम देता हूं, इस वाली कॉइल को फर्स्ट नाम देता हूं। तो फर्स्ट कॉइल की जगह सेकंड की बात करूं मैं, सेकंड में L2 D I2 बाई dt, सेकंड की करंट I2 है, प्लस L2 D I2 बाई dt प्लस इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस मान लेते हैं M है, M D I1 बाई dt, यानी फर्स्ट वाली कॉइल की करंट डिसाइड करेगी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में कितना EMF आएगा। और ये टोटल वोल्टेज किस पर ड्रॉप हो रहा है, सेकंड कॉइल पर। और सेकंड कॉइल जो कि शॉर्ट सर्किट की गई तो इसको मैं 0 ले लेता हूं। फिर सेकंड थिंग, जो भी ड्रॉप हो रहा है, जो ड्रॉप हो रहा है वो L, इसकी जगह 2 की जगह आप 1 ले लेते हैं। ये मैं सेकेंड कॉइल की बात कर रहा हूं, L1 D I1 सेल्फ इट सेल्फ D I1 बाई dt प्लस M। बट म्यूचुअल के लिए मुझे फर्स्ट में निकालना हो तो सेकेंड लूंगा D I2 बाई dt इज इक्वल टू दैट इज L इफेक्टिव। ये जो भी आएगा L इफेक्टिव आएगा एंड दैट इज अ D I बाई dt, और यूं कहते हैं D I1 बाई dt, क्योंकि मेन करंट में करंट फ्लो हो रही उसकी रेट ऑफ द चेंज की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पर L इफेक्टिव निकालने के लिए यदि मैं D I2 बाई dt की वैल्यू निकालूं तो इट इज L1 D I1 बाई dt और दैट इज M D I2 बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ M, माइनस पहले से M है, M स्क्वायर डिवाइड बाय L2 and that is multiplied by D I1 by dt and that is equal to L effective D I1 by dt। I again repeat, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप। मुझे इस पूरे सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ L इफेक्टिव इंटू C का वैल्यू तो क्लियर कट दिया गया है। L इफेक्टिव निकालना तो L इफेक्टिव में पहली बात तो है कि ये सेकंड जो कॉइल है वो शॉर्ट सर्किट है, तो इसका टोटल पोटेंशियल ड्रॉप मैंने 0 कर दिया। खुद का सेल्फ म्यूचुअली फर्स्ट के कारण, फर्स्ट का खुद का और म्यूचुअली जो भी आ रहा, म्यूचुअली में इसकी वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन से रख दिया क्योंकि इस पर ड्रॉप मैंने 0 ले लिया। अब बात आती है कि यहाँ पर जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ इफेक्टिव निकालने के लिए देखिए ये सारी टर्म कैंसिल करें तो इसका L इफेक्टिव का वैल्यू जो निकालें हम, L इफेक्टिव इक्वल टू L1 इज इक्वल टू L
L1 is equal to L and minus of m square by L2, m square by L2, L2 का वैल्यू भी L के इक्वल है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमें m, थोड़ा ये ध्यान देना, m इज प्रोपोर्शनल टू N1 N2 दोनों का, फर्स्ट का n है, सेकंड का 2n है, सेकंड छोटी वाली कॉइल का d/2 और इसका एरिया भी s/2 है, एरिया भी s/2 है, लेंथ जस्ट हाफ है। तो इसका मतलब ये जो टर्म आ रहा है इस टर्म के अकॉर्डिंग ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली m का वैल्यू जो आ रहा है दैट m का वैल्यू L/2 आ रहा है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू L/2 आ रही है। यदि मैं m का स्क्वायर यानी L स्क्वायर बाय 4 पुट करता हूं तो इट इज इक्वल टू 3L/4। इसका L इफेक्टिव का वैल्यू 3L/4 आ गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि ओमेगा इक्वल टू 1/c और L का वैल्यू 3L/4, 4 को हम 2 रूट से बाहर निकालें 2 आ जाएगा, 2/√3LC। आई थिंक ऐसा कोई ऑप्शन, इट इज अ सी इज अ करेक्ट नंबर। देखें थर्ड नंबर भी रोटेशन मोशन से, रोटेशन मोशन में एक सॉलिड सिलेंडर, आई थिंक सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है और इसका इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टल लेवल पर v0 गिवन है और v0 का वैल्यू भी दे रखा है। ऐसा बोला गया कि रोल करते करते जब एज पर पहुंचेगा और एज को जस्ट कांटेक्ट को लूज करेगा उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखिए हम बात करें, जिस टाइम ये लूज करेगा उस टाइम सपोज ये इस वाली साइड से एंगल थीटा बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये साइड वर्टिकल है, वर्टिकल में वेट mg होगा और इस साइड इसका कंपोनेंट जो आएगा दैट इज mg, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो mg sin थीटा कर दूंगा इसको। इस जगह m छोड़ते वक्त वेलोसिटी v है तो mv²/r और n नॉर्मल रिएक्शन जो इस साइड जाएगा दैट नॉर्मल रिएक्शन टेंड्स टू 0 बिकॉज लूज द कॉन्टेक्ट को लूज करेगा। अब बात आती है कि mg sin थीटा जस्ट किसके इक्वल कर दे, mv²/r इक्वल टू mv²/r। इसका ना छोड़ते वक्त इसका वेलोसिटी v² इक्वल टू gr sin थीटा होगा। अब ऑब्वियस है इसका वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक में। अब दूसरी बात है कि ये शुरू में इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी था वो हाफ mv0 स्क्वायर, v0 स्क्वायर का मतलब मैं लिख दूं gr/3, बट ध्यान दें यहाँ हाफ mv स्क्वायर जो मैंने लिखा है ये ओनली ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है, जबकि रोलिंग में दोनों टाइप की काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब इस काइनेटिक एनर्जी को 1 + k²/r² से मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि यहाँ पर इस प्रॉब्लम में मिस्टेक होने का चांस यही है। तो हमें इसको 1 + k²/r² का मीनिंग मुझे 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, इसमें कुछ एनर्जी ऐड हुआ दैट इज mgr पहले थी। देखिए मेरे हिसाब से पहले r हाइट पर था और अभी ये r हाइट डिक्रीज होकर r sin थीटा हो गया। इसका कितना फॉल हुआ, r - r sin थीटा। तो क्यों ना मैं mgr 1 - sin थीटा इस पोटेंशियल एनर्जी को इसमें ऐड कर दूं और फाइनल एनर्जी जो आएगी वो हाफ mv² आएगी। अब दोबारा देखें यहाँ पर भी जब ये लूज कर रहा है तब भी ये रोलिंग मोशन कर रहा है, इसका यहाँ पर भी उसी टर्म से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर गलती होने का 2 ही चांस है। इन दोनों को ध्यान से समझ लें कि ये दोनों काइनेटिक एनर्जी में टर्म से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि दोनों टाइप की एनर्जीज होगी। इन दोनों को हम सॉल्व करके यदि v का वैल्यू पुट करूं और v का वैल्यू मैं यहाँ v का वैल्यू gr sin थीटा पुट करूं और इस पूरी टर्म में mgr को कैंसिल कर लें, तो देखिए इधर क्या टर्म बच जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, इट इज 1/4 + 1 - sin थीटा इज इक्वल टू 3/4 sin थीटा। That means it is a 5/4 is equal to 7/4 sin theta. Then sin theta equal to
5/7, साइन थीटा 5/7 है तो वेलोसिटी जो आएगी √GR ऑलरेडी है, साइन थीटा का वैल्यू 5/7, इन 5/7 जिस टर्म में आ रहा है दैट इज अ करेक्ट, सो द बी इज अ करेक्ट। नंबर रे ऑप्टिक्स से है और रे ऑप्टिक्स में बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसमें ग्राफिकली पूछा गया है कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है और उसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है 1.5 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पावर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में ग्राफ बना है, तो पावर जो कि 1/f कह सकते हैं हम, एंड पावर इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, लेंस अपॉन सराउंडिंग -1 होता है। साफ पता चल रहा है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वन। तो एक तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि जिस तरह से दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ना तो ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किस ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं, किसके रेफरेंस से बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो ये तो कंफर्म है कि जब म्यू एग्जैक्टली 1.5 आएगा तो पावर 0 होगा, और पावर 0 होने का मतलब इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आता है, और ये ऑप्शन वैसे कट हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रेट है, तो ऑप्शन करेक्ट यही होगा। फिर भी यदि इसके अलावा भी यदि ऐसा दिया गया कि एयर के रेस्पेक्ट में पूछा गया तो फिर इन दो ऑप्शन में से एक जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन ही ज़्यादा करेक्ट है।